दुनिया में अक्सर यह माना जाता है कि अक्ल बादाम खाने से आती है, लेकिन सच तो यह है कि असली समझ ठोकर खाने और जीवन की कठिनाइयों से जूझने से मिलती है। कभी कभी ज्ञान की वह बात जो मोटी मोटी मेडिकल की किताबों में भी नहीं लिखी होती, वह सड़क के किनारे बैठे एक मामूली से इंसान के पास मिल जाती है। यह कहानी है 12 साल के केशव की, जिसके हाथ काले रंग और पॉलिश से सने रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी एक्सरे मशीन से भी ज्यादा तेज थी। दोपहर के 2 बजे थे और शहर का सबसे मशहूर लाइफलाइन हॉस्पिटल मरीजों और उनके रिश्तेदारों की भीड़ से भरा हुआ था। चिलचिलाती धूप में अस्पताल के गेट के ठीक बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे केशव अपनी छोटी सी मोची की दुकान लगाए बैठा था। उसके पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी और बीमार मां की दवा का खर्च उसके नन्हे कंधों पर आ गया था। वह जूते तो चमकाता था, लेकिन उसका सपना था कि वह भी कभी सफेद कोट पहनकर उस अस्पताल के अंदर जाए। वह अक्सर वहां आने जाने वाले डॉक्टरों और मरीजों को बड़े गौर से देखता रहता था। उसकी निरीक्षण शक्ति कमाल की थी। वह जूतों की चाल देखकर बता सकता था कि इंसान थका हुआ है, बीमार है या घबराया हुआ है। उसी वक्त अस्पताल के ऑटोमेटिक कांच के दरवाजे खुले और वहां के सबसे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर समीर बाहर निकले। डॉक्टर समीर अपनी काबिलियत के लिए पूरे शहर में मशहूर थे, लेकिन सफलता ने उन्हें थोड़ा घमंडी बना दिया था। वे अपनी सर्जरी से पहले अक्सर तनाव कम करने के लिए बाहर आकर चाय पीते थे या अपने जूते साफ करवाते थे। आज भी वे बेहद तनाव में लग रहे थे। उनके माथे पर पसीना था और वे फोन पर किसी जूनियर डॉक्टर से चिल्लाकर बात कर रहे थे। डॉ समीर सीधा केशव के पास आए और अपना महंगा चमड़े का जूता उसके लकड़ी के बॉक्स पर रख दिया। केशव ने तुरंत अपना कपड़ा उठाया और जूते साफ करने लगा। डॉ समीर का ध्यान केशव पर नहीं था। वे फोन पर लगातार बोल रहे थे। सुनो, ओटी तैयार रखो। मिस्टर खन्ना का केस थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन हमें रिस्क लेना होगा। उनका एनेस्थीसिया का डोज तैयार करो। मरीज बेहोश है और हमें तुरंत पेट की सर्जरी करनी होगी। शायद अपेंडिक्स फट गया है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। केशव के हाथ एक पल के लिए रुक गए। मिस्टर खन्ना, यह वही मोटा सेठ था जिसे अभी आधे घंटे पहले एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। केशव ने उस सेठ को अस्पताल के बाहर देखा था जब वह अपनी कार से उतरा था। केशव के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। उसने उस मरीज के बारे में कुछ ऐसा देखा था जो शायद अंदर मौजूद बड़ी बड़ी मशीनों और काबिल डॉक्टरों की नजर से चूक गया था। डॉ समीर ने झल्लाते हुए कहा, अरे छोटू, हाथ क्यों रोक दिया? जल्दी करो, मुझे एक जान बचानी है। केशव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि वह एक मामूली मोची है और डॉ समीर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर। उसकी बात कौन सुनेगा? लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह चुप रहा तो अनर्थ हो सकता है। उसने अपनी कांपती आवाज को संभाला और सिर झुकाकर अपना काम करते हुए बोला, डॉक्टर साहब, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन क्या आप उसी मोटे सेठ जी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिन्होंने नीले रंग के मोजे पहने हैं? डॉ समीर ने हैरानी से नीचे देखा। हां, तुम्हें कैसे पता? तुम अपना काम करो, इन बातों में दिमाग मत लगाओ। केशव ने एक गहरी सांस ली और वह बात कह दी जो आने वाले तूफान की वजह बनने वाली थी। साहब, अगर आप उन्हें बेहोश करके पेट का ऑपरेशन करेंगे तो शायद वह कभी नहीं जागेंगे। डॉ समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना पैर पीछे खींचा और केशव को घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सड़क छाप मोची अब मुझे सिखाएगा कि सर्जरी कैसे करते हैं। डॉक्टर समीर का गुस्सा देखकर आसपास खड़े लोग भी सहम गए। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड डंडे लेकर उस तरफ बढ़ने लगे, यह सोचकर कि शायद इस लड़के ने डॉक्टर साहब से कोई बदतमीजी की है। लेकिन केशव अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन उस डर से बड़ी एक जिद थी, सच्चाई बताने की जिद। उसने अपने मैले कपड़ों की परवाह किए बिना डॉक्टर समीर के आगे हाथ जोड़ लिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, केशव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं आपको डॉक्टरी नहीं सिखा रहा, मैं तो बस जूतों की भाषा जानता हूं। जब वो सेठ जी गाड़ी से उतरे थे तो मैंने देखा था कि उनका सीधा पैर उल्टे पैर के मुकाबले ज्यादा कसा हुआ लग रहा था। उनका जूता उनके पैर में फिट नहीं हो रहा था।
जैसे कि पैर अचानक सूज गया हो। डॉ समीर ने घड़ी देखी। समय बहुत कम था। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, सूजन तो किडनी की समस्या से भी हो सकती है। उन्हें पेट में भयानक दर्द है, उल्टियां हो रही हैं और पसीना आ रहा है। यह एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लक्षण हैं। अगर अपेंडिक्स फट गया तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। हटो मेरे रास्ते से। डॉक्टर समीर तेजी से पलटे और अस्पताल के गेट की तरफ बढ़े। केशव को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। वह सेठ जी बेवजह मारे जाएंगे। उसने आव देखा न तब वह दौड़कर डॉक्टर समीर के पीछे गया और उनका लैब कोट पकड़ लिया। यह एक बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। एक सड़क किनारे बैठने वाले लड़के का इतने बड़े डॉक्टर को छूना किसी अपराध से कम नहीं माना जाता था। साहब सुनिए तो, केशव चिल्लाया। वो पेट दर्द नहीं है। जब वो कार से उतर रहे थे तो उन्होंने अपना पेट नहीं बल्कि अपना पैर झटका था। मैंने उनके नीले मोजे पर टखने के पास 2 छोटे गहरे लाल निशान देखे थे और उनके जूते के सोल के पास से एक छोटा बिच्छू निकलकर नाली में भागा था। साहब उन्हें अपेंडिक्स का दर्द नहीं है। उन्हें किसी जहरीले बिच्छू ने काटा है। उस जहर का असर पेट दर्द जैसा लगता है। डॉ समीर ठिठक गए। उनके कदम रुक गए। केशव की बात उनके कानों में गूंज रही थी। बिच्छू, लाल निशान, सूजन। मेडिकल साइंस में यही बात सच थी कि कुछ बेहद जहरीले जीवों की काटने पर जो न्यूरोटॉक्सिन शरीर में फैलता है वह पेट की मांसपेशियों में इतनी भयानक ऐंठन पैदा करता है कि अक्सर डॉक्टर उसे अपेंडिसाइटिस या पेट का अल्सर समझ बैठने की गलती कर देते हैं। वहां सन्नाटा छा गया। गार्ड केशव को कॉलर से पकड़कर घसीटने ही वाले थे कि डॉ समीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था, लेकिन केशव की आंखों में जो यकीन था उसने उनके डॉक्टर वाले अहंकार को एक पल के लिए हिला दिया था। अगर यह लड़का सच बोल रहा है और उन्होंने मरीज को बेहोश करके पेट चीर दिया तो एनेस्थीसिया और सर्जरी का तनाव उस मरीज के लिए जानलेवा साबित होगा। जहर के साथ सर्जरी का मतलब था मौत। तुम जानते हो अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हारा क्या होगा? डॉ समीर ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी आवाज में चेतावनी थी। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा और तुम्हारी यह दुकान यहां से उखाड़ फेंकूंगा। केशव ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सजा चाहे दे दीजिएगा साहब। बस एक बार ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले उनके मौजे उतार कर देख लीजिए। अगर निशान न मिले तो मुझे जेल भेज दीजिएगा। डॉ समीर के माथे पर पसीने की बूंदें और गहरी हो गईं। एक तरफ उनका अनुभव और डायग्नोसिस था और दूसरी तरफ एक 12 साल के मोची का दावा। समय बीत रहा था। मरीज की जान खतरे में थी। डॉ समीर ने एक गहरा सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची और फिर बिना कुछ बोले तेजी से अस्पताल के अंदर की तरफ दौड़ पड़े। केशव वहीं खड़ा रहा, दिल में प्रार्थना करता हुआ, जबकि गार्ड उसे अब भी शक की निगाहों से घूर रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थीं और मिस्टर खन्ना की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। जूनियर डॉक्टर और नर्सें एनेस्थीसिया देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जूनियर सर्जन ने हाथ में स्कैल्पल, चीरा लगाने वाला चाकू पकड़ रखा था और डॉ समीर के आखिरी आदेश का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉ समीर ने ओडाट टी का दरवाजा धड़ाम से खोला, सबने उनकी तरफ देखा। सर, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पेट बहुत सख्त हो गया है। हमें तुरंत पेट खोलना होगा, जूनियर डॉक्टर ने घबराहट में कहा। लेकिन डॉ समीर अपनी जगह पर ही जम गए। उनकी सांसें फूल रही थीं। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, कोई एनेस्थीसिया नहीं देगा, कोई चीरा नहीं लगाएगा, हटो वहां से। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जूनियर डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, अगर अपेंडिक्स फट गया तो हम इन्हें खो देंगे। हमारे पास वक्त नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं? डॉ समीर ने किसी की नहीं सुनी। वे सीधे स्ट्रेचर के निचले हिस्से की तरफ लपके, जहां मरीज के पैर सफेद चादर से ढके हुए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस आशंका से जो बाहर उस छोटे से मोची ने उनके दिमाग में डाल दी थी। उन्होंने झटके से चादर हटाई।
वहां वही नीले मोजे थे जिनका जिक्र केशव ने किया था। डॉ। समीर ने जल्दी से दाएं पैर का मोजा नीचे खींचा। ओ आटी में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक डरावना सच उनके सामने था। टखने के पास का हिस्सा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था और गहरा नीला पड़ चुका था, और ठीक वहां दो छोटे लेकिन गहरे लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे, बिच्छू के काटने के निशान। केशव सच बोल रहा था। यह अपेंडिसाइटिस नहीं था, यह बिच्छू के जहर का असर था जिसने पेट की मांसपेशियों को जकड़ लिया था और भयंकर दर्द पैदा कर दिया था। हे भगवान! डॉ। समीर के मुंह से निकला। उनका गला सूख गया। यह रेड स्कॉर्पियन, लाल बिच्छू का जहर है। यह सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसके लक्षण बिल्कुल अपेंडिक्स फटने जैसे लगते हैं। अगर हम इन्हें बेहोश करके सर्जरी करते तो एनेस्थीसिया इस जहर के साथ मिलकर इनका हार्ट फेल कर देता। हम अपने हाथों से इनका कत्ल कर देते। डॉ। समीर ने तुरंत कमान संभाली। उनकी आवाज में अब एक अलग ही तेजी थी। सर्जरी कैंसिल करो, अभी इसी वक्त। तुरंत इम्प्राजोसिन और एंटीवेनम का इंतजाम करो। हमें इनके दिल को बचाना है, पेट का ऑपरेशन नहीं करना है। अगले 15 मिनट तक ओटी में अफरा तफरी मची रही, लेकिन इस बार दिशा सही थी। जैसे ही एंटीवेनम चढ़ाया गया, धीरे धीरे मॉनिटर पर दिख रही टेढ़ी मेढ़ी लकीरें सीधी होने लगीं। मरीज का ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगा। मिस्टर खन्ना की जान बच गई थी, करोड़ों की मशीनों की वजह से नहीं, बल्कि बाहर बैठे उस 12 साल के लड़नके की पारखी नजर की वजह से। डॉ। समीर पसीने से लथपथ होकर पास की कुर्सी पर गिर गए। उन्होंने अपनी सर्जिकल कैप उतारी और एक गहरी सांस ली। आज उनका वर्षों का अनुभव, उनकी विदेश की डिग्रियां, उनका अहंकार, सब धरा का धरा रह गया था। जान बचाने वाला असली डॉक्टर आज कोट पहनकर अंदर नहीं, बल्कि फटे कपड़ों में बाहर बैठा था। सर्जरी रूम से बाहर आते ही डॉ। समीर ने अपने जूनियर्स से कुछ नहीं कहा। वे सीधे मुख्य द्वार की तरफ भागे। उन्हें अपनी गलती सुधारनी थी। उन्हें उस नन्हे उस्ताद से मिलना था जिसने आज उन्हें बिना स्टेथोस्कोप के नब्ज पकड़ना सिखाया था। दोपहर ढल चुकी थी और शाम का धुंधलापन छाने लगा था। केशव अभी भी अस्पताल के गेट के बाहर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ, मरीज बचा या नहीं। डॉक्टर ने उसकी बात मानी या उसे पागल समझकर भगा दिया। हर गुजरती एम्बुलेंस की आवाज पर उसका दिल सहम जाता था। उसके पास अब कोई काम भी नहीं आ रहा था, क्योंकि गार्ड्स ने लोगों को उसके पास जाने से मना कर दिया था। उसे डर था कि कहीं सच में पुलिस ना आ जाए। तभी अस्पताल के कांच के दरवाजे फिर से खुले। इस बार डॉ। समीर अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 और डॉक्टर और कुछ नर्सें भी थीं। डॉ। समीर की चाल में सुबह वाली हड़बड़ी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और विनम्रता थी। वे सीधे केशव की तरफ बढ़ रहे थे। केशव ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो वह डर के मारे खड़ा हो गया। उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद अब उसे यहां से भगाया जाएगा। साहब, मैं अभी चला जाता हूं, पुलिस मत बुलाइएगा, केशव ने रुआं सा होकर कहा। डॉ। समीर उसके बिल्कुल करीब आ गए। उन्होंने केशव के हाथ में पकड़ा हुआ जूतों का ब्रश और कपड़ा देखा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद वहां खड़े किसी भी शख्स ने नहीं की थी। शहर के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर समीर अपनी लाखों की कमाई और रुतबे को भूलकर उस 12 साल के मोची के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वहां सन्नाटा छा गया। मरीज, उनके रिश्तेदार, ऑटो वाले, गार्ड, सब अपनी अपनी जगह बुत बनकर यह नजारा देख रहे थे। डॉ। समीर ने केशव के काले और गंदे हाथों को अपने साफ सुथरे मखमली हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। माफ कर दो बेटा। डॉ। समीर की आवाज भर्राई हुई थी। तुमने आज सिर्फ एक मरीज की जान नहीं बचाई, तुमने आज एक डॉक्टर को भी मरने से बचा लिया। अगर आज वो सर्जरी हो जाती तो वो मरीज मर जाता, और उसके साथ ही मेरा जमीर, मेरा डॉक्टर होने का धर्म भी मर जाता। केशव हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बड़ा आदमी उसके सामने ऐसे झुकेगा। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो भगवान हैं, मैं तो बस एक मोची हूं। डॉ। समीर ने सिर हिलाया।
नहीं केशव, भगवान वो नहीं होता जो बद्दी कुर्सी पर बैठता है। भगवान वो होता है जो सही समय पर सही रास्ता दिखाता है। आज तुम मेरे गुरु हो। तुम्हारी उस एक बात ने, उस एक अवलोकन ने वो कर दिखाया जो मेरी सारी मशीनें नहीं कर पाईं। मिस्टर खन्ना अब ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई और देखते ही देखते वहां मौजूद हर शख्स ताली बजाने लगा। केशव शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। यह खुशी के आंसू थे, सम्मान के आंसू थे जो उसे पहली बार नसीब हुए थे। डॉ समीर ने अपनी जेब से अपना महंगा पेन निकाला और केशव की शर्ट की जेब में लगा दिया। तुम्हारी जगह यहां सड़क पर नहीं, वहां अंदर है, उन्होंने अस्पताल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारे अंदर एक डॉक्टर की सबसे बड़ी खूबी है, निरीक्षण और संवेदना। मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। डॉ समीर ने केशव के सिर पर हाथ रखा और एक ऐसा वादा किया जिसने उस छोटे से लड़के की दुनिया बदलने की नींव रख दी। कल से तुम जूतों की पॉलिश नहीं करोगे। तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे घर का, तुम्हारी मां की बीमारी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और जिस दिन तुम डॉक्टर बनोगे उस दिन मैं खुद तुम्हारे लिए अपनी कुर्सी छोड़ दे दूंगा। केशव को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन यह सपना नहीं था, यह उसके कर्मों का फल था, उसकी सच्चाई की जीत थी। डॉ समीर का वह वादा सिर्फ जोश में कही गई बात नहीं थी, वह पत्थर की लकीर साबित हुआ। अगले ही दिन से केशव की दुनिया बदल गई। सड़क की धूल और पॉलिश की कालिक की जगह अब किताबों की खुशबू और स्कूल की वर्दी ने ले ली थी। शुरुआत आसान नहीं थी। अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द केशव के लिए किसी पहेली से कम नहीं थे, और स्कूल में अमीर घरों के बच्चे उसे अक्सर जूते वाला या मोची का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। कई बार केशव का मन हुआ कि वह सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने नियम के पेड़ के नीचे चला जाए, जहां कम से कम सुकून तो था। लेकिन केशव के पास दो ताकतें थीं, उसकी मां का आशीर्वाद और डॉ समीर का अटूट विश्वास। जब भी वह हारने लगता, डॉ समीर उसे अपने केबिन में बुलाते, अपने हाथों से चाय पिलाते और कहते, केशव, याद रखना, हीरा कोयले की खान में ही बनता है और सबसे ज्यादा दबाव उसी को झेलना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं यह मत सुनो, बस अपनी उस नजर को मत खोना जो इंसान का दर्द बिना बोले समझ लेती है। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमा। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 12 साल बीत गए। वही लाइफलाइन हॉस्पिटल आज भी शान से खड़ा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। आज मेडिकल कॉलेज का कन्वोकेशन डे, दीक्षांत समारोह था। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मंत्री और छात्रों के माता पिता वहां मौजूद थे। मंच पर गोल्ड मेडल देने के लिए चीफ गेस्ट का इंतजार हो रहा था। माइक पर अनाउंसमेंट हुई, और इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और गोल्ड मेडलिस्ट है डॉ केशव। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। एक नौजवान जिसका कद लंबा था, आंखों में वही बचपन वाली तेज चमक थी और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान, मंच की ओर बढ़ा। यह वही केशव था। उसने अपना गोल्ड मेडल स्वीकार किया, लेकिन वह माइक के पास जाकर भाषण देने के लिए नहीं रुका। वह सीधे मंच से नीचे उतरा और पहली पंक्ति में बैठे एक बूढ़े शख्स के पास गया। डॉ समीर अब बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद थे और वे एक छड़ी के सहारे चलते थे। केशव ने भारी सभा के सामने अपने गोल्ड मेडल को डॉ समीर के गले में पहना दिया और उनके पैरों में झुक गया। यह मेरा नहीं, आपका है सर, केशव ने रुंधे गले से कहा। अगर उस दिन आपने मेरी बात न सुनी होती और मुझे मौका न दिया होता, तो आज यह हाथ नब्ज टटोलने के बजाय जूतों पर ब्रश चला रहे होते। डॉ समीर ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने माइक लेकर कांपती आवाज में कहा, मैंने तो बस एक बीज में पानी डाला था, पेड़ तो यह अपनी मेहनत से बना है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि यह शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। माहौल बेहद भावुक था। सब कुछ एक फिल्म के सुखद अंत जैसा लग रहा था। केशव अब एक सफल डॉक्टर था। उसकी मां का इलाज हो चुका था और गरीबी का अंधेरा दूर हो चुका था। लेकिन नियति ने केशव के लिए अभी एक और इम्तिहान लिख रखा था। समारोह के ठीक बाद जब केशव और डॉ समीर बाहर निकल रहे थे, तभी एक काली लग्जरी कार तेज रफ्तार में आई और उनके सामने रुकी।
कार से एक आदमी बदहवास होकर उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर और रसूखदार बिल्डर मिस्टर दीनानाथ था। वही आदमी जिसने बरसों पहले केशव की झुग्गी तुड़वाने का ऑर्डर दिया था ताकि वहां मॉल बन सके। दीनानाथ ने हाथ जोड़ते हुए समीर की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, गजब हो गया। मेरा इकलौता बेटा एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल है। उसके गले में कांच का बड़ा टुकड़ा फंसा है। कोई डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहा। वे कह रहे हैं कि वोकल कॉर्ड्स कटने का डर है। कृपया उसे बचा लीजिए। डॉ समीर ने अपनी कांपते हाथों को देखा। पार्किंसंस की बीमारी के कारण उनके हाथ अब सर्जरी के लिए स्थिर नहीं रहते थे। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाया। मिस्टर दीनानाथ, मैं अब सर्जरी नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांपते हैं और यह केस बहुत नाजुक है। दीनानाथ पैरों में गिर गया। तो कौन बचाएगा मेरे बेटे को? मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। डॉ समीर ने मुस्कुराते हुए बगल में खड़े केशव के कंधे पर हाथ रखा। कीमत नहीं, काबिलियत चाहिए। और इस शहर में अब सिर्फ एक ही सर्जन है जो यह नामुमकिन सर्जरी कर सकता है। डो केशव। दीनानाथ ने नजर उठाकर उस नौजवान को देखा। उसे याद नहीं था कि यह वही लड़का है जिसकी छत उसने छीनी थी। केशव के पास बदला लेने का पूरा मौका था। वह मना कर सकता था। वह उस आदमी को उसके कर्मों की सजा दे सकता था जिसने उसके परिवार को बेघर किया था। केशव ने एक पल के लिए दीनानाथ को देखा, फिर डॉक्टर समीर को। उसके दिमाग में बरसों पुराना वह मंजर घूम गया जब बुलडोजर ने उसका घर गिराया था। दीनानाथ की आंखों में डर था, लेकिन केशव की आंखों में अतीत का एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। उसे याद आया वह काला दिन जब इसी दीनानाथ के आदेश पर सरकारी बुलडोजर ने उसकी कच्ची झोपड़ी को तिनके की तरह बिखेर दिया था। उसकी बीमार मां मूसलाधार बारिश में भीगते हुए इस अमीर आदमी की गाड़ी के सामने गिद्दगिद्दाई थी। साहब, मेरे बच्चे को सर छुपाने की जगह दे दो। लेकिन दीनानाथ ने गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया था और ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया था। उस दिन केशव ने अपनी मां को अपमानित होते देखा था। आज वही दीनानाथ उसी लाचारी के साथ उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। यह कुदरत का खेल था। कर्म का पहिया घूमकर वहीं आ गया था। केशव की मुट्ठी भींच गई। एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने सोचा कि मना कर दे, कह दे कि जाओ ढूंढ लो कोई और डॉक्टर और देखे कि दीनानाथ को अपने बेटे के लिए तड़पते हुए कैसा लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। यह डॉ समीर थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस केशव की आंखों में देखा। उनकी वो खामोश निगाहें केशव को याद दिला रही थीं। केशव, बदला लेना कमजोरों का काम है, माफ करना और जीवन देना वीरों का। यह सफेद कोट सिर्फ कपदेरा नहीं, एक काफन है तुम्हारी नफरत के लिए। केशव ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी भींची हुई मुट्ठी खोली। नफरत हार गई, डॉक्टर जीत गया। उसने दीनानाथ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मरीज को तुरंत ओटी नंबर 3 में शिफ्ट कीजिए, मैं अभी आता हूं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीनानाथ के बेटे के गले में फंसा कांच का टुकड़ा जुगुलर वेन गर्दन की मुख्य नब्ज से बाल बराबर दूरी पर था। 1 मिलीमीटर की भी गलती और खून का फव्वारा छूट जाता जिसे रोकना नामुमकिन होता। ओ डाठिठी में सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की आवाज गूंज रही थी। केशव ने स्कैल्पल उठाया। पसीना उसके माथे पर था, लेकिन उसके हाथ चट्टान की तरह स्थिर थे। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आए जब वह फटे हुए जूतों पर बारीक सिलाई करता था। उस वक्त की सीखी हुई वह एकाग्रता और हाथों का संतुलन आज एक इंसान की जान बचाने के काम आ रहा था। 3 घंटे चले इस जटिल ऑपरेशन के बाद केशव ने बड़ी सावधानी से वह कांच का टुकड़ा बाहर निकाला। उसने गले की नसों को सुई धागे से ऐसे सिला जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे कीमती कलाकृति को संवारता है। बधाई हो डॉक्टर, ब्लीडिंग रुक गई है, पल्स नॉर्मल है, नर्स ने राहत की सांस लेते हुए कहा। केशव ने मास्क नीचे खींचा और एक फीकी मुस्कान दी। उसने न केवल एक मरीज को बचाया था, बल्कि आज उसने अपने अतीत के राक्षस को भी हरा दिया था। जब केशव बाहर आया तो दीनानाथ दीवार से टेक लगाकर रो रहा था। केशव को देखते ही वह दौड़ कर आया और उसके पैरों में अपना सिर रख दिया।
डॉक्टर साहब, आपने मेरे कुल के दीपक को बचा लिया। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। मांगिए, क्या चाहिए? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। कहिए तो आपके नाम अस्पताल लिखवा दूं। केशव ने झुककर दीनानाथ को उठाया। अब समय था उस अंतिम सत्य का जो इस कहानी को पूरा करने वाला था। केशव ने अपनी जेब से चेकबुक या पैसे लेने से इनकार कर दिया। मिस्टर दीनानाथ, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, केशव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मुझे एक पुराना हिसाब बराबर करना है। दीनानाथ हैरान होकर केशव का मुंह देखने लगा। हिसाब? कैसा हिसाब डॉक्टर साहब? हम तो आज पहली बार मिले हैं। केशव ने डोम समीर की तरफ देखा, जिन्होंने रजामंदी में सिर हिलाया। केशव ने दीनानाथ की आंखों में देखते हुए कहा, हम पहली बार नहीं मिले सेठ जी। याद कीजिए, 12 साल पहले कृष्णानगर की बस्तियों में दीनानाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आ गया, वह बारिश, वह शोर, वह रोती हुई औरत और वह नन्हा लड़का जिसकी आंखों में बेबसी के साथ साथ एक सुलगती हुई आग थी। वह लड़का कोई और नहीं, केशव ही था। दीनानाथ के पैर कांपने लगे। जिस लड़के को उसने कीधे मकोधे की तरह कुचलकर भगा दिया था, आज उसी ने भगवान बनकर उसके इकलौते बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यह एहसास होते ही दीनानाथ का सारा अहंकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। केशव ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली थी। सेठ जी, उस दिन आपने मेरा घर तोड़ा था, मेरी मां का अपमान किया था। आज ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास पूरा मौका था। मेरा हाथ बस 1 मिलीमीटर हिलता तो आपका घर उजड़ जाता, बदला पूरा हो जाता। लेकिन मेरे गुरु समीर ने मुझे जूतों पर चमक लाना ही नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे रूह को साफ रखना भी सिखाया है। एक डॉक्टर का धर्म जीवन देना होता है, छीनना नहीं। दीनानाथ फूट फूट कर रोने लगा। वह शर्मिंदगी के बोझ तले इतना दब गया था कि उससे केशव की आंखों में देखा नहीं जा रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, वह सिसकते हुए बोला। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारा आशियाना छीना और तुमने मुझे मेरी पूरी दुनिया लौटा दी। तुम इंसान नहीं, देवता हो। बताओ, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? केशव ने एक गहरी सांस ली। उसने खिड़की से बाहर उस शहर की तरफ देखा जहां अभी भी हजारों लोग इलाज के अभाव में दम तुद्दा देते थे। मुझे पैसे नहीं चाहिए सेठ जी, केशव ने कहा, लेकिन अगर आप सच में प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कृष्णानगर की उसी जमीन पर जहां आपने मेरा घर तोड़ा था, वहां मॉल मत बनाइए। वहां गरीबों के लिए एक धर्मार्थ अस्पताल बनाइए जहां किसी भी मां को अपने बच्चे के इलाज के लिए भीख न मांगनी पड़े। दीनानाथ ने तुरंत हाथ जोड़कर कसम खाई। मैं वादा करता हूं डॉक्टर साहब, उस जमीन पर शहर का सबसे बड़ा मुफ्त अस्पताल बनेगा और उसका नाम आपकी मां के नाम पर रखा जाएगा। यह दीनानाथ का वादा है। समीर, जो अब तक खामोशी से यह सब देख रहे थे, आगे आए। उन्होंने केशव के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से मुस्कुराए। केशव, आज तुमने सिर्फ सर्जरी में गोल्ड मेडल नहीं जीता, आज तुमने इंसानियत का गोल्ड मेडल जीता है। एक मोची फटे हुए जूते सिलता है, लेकिन एक महान इंसान टूटे हुए दिलों और समाज को सिलता है। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म या पेशे से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और संस्कारों से बढ़ा होता है। केशव ने झुककर समीर के पैर छुए और फिर दीनानाथ को भी गले लगा लिया। नफरत की वह दीवार जो 12 साल पहले खदी हुई थी, आज आंसुओं और माफी के सैलाब में बह गई। अस्पताल के बाहर वो पुराना नियम का पेडच आज भी खदा था। हवा के झोंके उसकी पत्तियों से सरसरा रहे थे, मानो वह भी इस अद्भुत कहानी की गवाही दे रहा हो। एक ऐसी कहानी जो एक जूते पॉलिश करने वाले बॉक्स से शुरू हुई और दिलों को रोशन करने वाली मशाल बन गई। सच ही कहा गया है, वक्त सबका बदलता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए।